हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम केमिस्ट्री की उस दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जिसे बहुत से बच्चे सिर्फ रट्टा मार के छोड़ देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आप जान लें कि ये तत्व सिर्फ किताबी पन्ने नहीं बल्कि कुदरत की वो कारीगरी है जो हमारी पूरी दुनिया को थामे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में। ये वो साइलेंट हीरोज हैं जो बैकग्राउंड में रहकर पूरी केमिस्ट्री को संभालते हैं, जैसे हमारे माता पिता जिन पर घर की पूरी नींव टिकी होती है। तो वैसे ही ये तत्व, ये एलिमेंट्स होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। तो देखिए फिर, डी ब्लॉक के तत्व को हम कहते हैं संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इनका नाम संक्रमण तत्व इसलिए पड़ा क्योंकि ये पी ब्लॉक और जो एस ब्लॉक होता है उसके बीच का, यानी उसके बीच ब्रिज यानी पुल की तरह काम करते हैं। जैसे इनकी डेफिनेशन क्या होगी? वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन अपनी बाहरी कक्षा से ठीक पहले वाली कक्षा की यानी n-1 डी उपकोष में प्रवेश करता है, तो ये डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 21। और इसका विन्यास कितना है? इसका विन्यास होगा 3d14s2 होता है। तो यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो 4s कक्षक से पहले 3d में प्रवेश करता है, तो इसीलिए इसको डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। ठीक है। और इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन अपने घर यानी बाहरी कक्षा में जाने के बजाय एक कदम अंदर वाले घर यानी n-1 डी उपकोष में घुस जाता है। तो ये ऐसे जिद्दी हैं कि बाहर नहीं, अंदर ही बैठते हैं। तो हम इसको पहले डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। तो इस डायग्राम को देखिए, ये तत्व पीरियोडिक टेबल के बीच में समूह 3 से 12, ठीक है, समूह 3 से 12 तक बैठे हैं। और इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन 4s से अंदर वाले 3d उपकोष में घुस जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? इसलिए इन्हें डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। अब देखो यहाँ पर इसकी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। तो नीचे इस बाएं कोने में देखिए, ये अपनी बैलेंसी के साथ खेलता है। जैसे कभी तो इसकी बैलेंसी +2 और कभी +7 हो जाती है। क्या हो जाती है? कभी +2 और कभी +7 हो जाती है। तो ये अपने डी कक्षक में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनों की संख्या के हिसाब से अपना रूप बदल लेते हैं। अब इसके बाद क्या आता है? रंगीन आयन। अब इस बीकर को देखिए आप, इनके आयन इतने सुंदर क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें D' संक्रमण होता है, यानी इसमें DD संक्रमण होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह कूदते हैं और बदले में क्या करते हैं? बदले में रंग बिखेरते हैं, जिसके कारण इनके आयन बहुत ही सुंदर यानी रंगीन होते हैं। अब उसके बाद क्या आते हैं? इनके उत्प्रेरक गुण। तो अब इस हिस्से पर ध्यान दें, जो प्लेटिनम है, ये प्लेटिनम, इस तरह के तत्व अपनी सतह पर केमिकल रिएक्शन को आसान बना देते हैं। इनका जो सरफेस एरिया होता है, इनका सरफेस एरिया और इनकी बदलती बैलेंसी इन्हें क्या करती है? बेहतरीन उत्प्रेरक बनाती है। अब इसके बाद इनका अनुचुंबकीय गुण। इसमें क्या होता है? क्रोमियम जो Cr3 पॉजिटिव का चुंबकीय व्यवहार, ये जो क्रोमियम है इसका चुंबकीय व्यवहार देखो यहाँ पर। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र को अपनी ओर खींचने का काम करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम इसकी थ्योरी यानी इसके गुण देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर? इसकी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। इनके डी उपकोष में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनों की संख्या के कारण ये एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये बहुत ही फ्लैक्सिबल होते हैं, अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे आयरन लोहा क्या करता है? कभी +2 तो कभी +3
ऑक्सीकरण अवस्था दिखा देता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा रंगीन आयन बनाना। इसमें क्या होता है, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण डी संक्रमण होता है, जिससे ये रंगीन आयन बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अपनी बाहरी चमक से, बाहरी सुंदरता से सबको खुश रखते हैं। यानी इनके आयन जो होते हैं वो रंगीन यानी कलरफुल होते हैं। जैसे Cu2 पॉजिटिव यानी कॉपर नीले रंग का होता है, बिल्कुल किसी कीमती रत्न की तरह। तो उदाहरण Cu2 पॉजिटिव आयन जलीय विलयन में नीला रंग प्रदर्शित करता है। अब उसके बाद क्या आता है उत्प्रेरकीय गुण। अपनी परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था के कारण ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो केमिस्ट्री की कोई भी बड़ी डील यानी कोई भी बड़ी रिएक्शन हो, ये खिलाड़ी यानी उत्प्रेरक के तौर पर काम आते हैं। अब जैसे आयरन का इस्तेमाल अमोनिया बनाने के लिए किया जाता है। यानी फॉर एग्जाम्पल हैबर विधि में अमोनिया बनाने के लिए आयरन Fe का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। अब उसके बाद क्या आता है संकर यौगिकों का निर्माण। संकर यौगिकों का निर्माण ये लिगैंड के साथ उपसह संयोजक बंध बनाकर जटिल यौगिक बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN का होल 6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड बनाते हैं। अब उसके बाद क्या आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आंतरिक संक्रमण तत्व। तो ये वो तत्व हैं जो अपने सबसे अंदर सबसे सुरक्षित यानी अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। इसमें क्या होता है, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से 2 कक्षा अंदर वाले यानी n-2 F उपकोष्ठ में प्रवेश करता है यानी एंट्री करता है, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये एकदम टूनर सर्कल वाले एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए लैंथेनम La से ल्यूटेटियम तक की श्रेणी जो है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे सबसे पहले डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम में देखिए एफ ब्लॉक के तत्व पीरियोडिक टेबल के मुख्य भाग से निकले हुए लगते हैं। क्या लगते हैं, मुख्य भाग से निकले हुए लगते हैं। क्योंकि ये 2 हिस्सों में बटे हुए हैं, तो इसमें ऊपर वाले लैंथेनाइड्स और नीचे वाले क्या कहलाते हैं, एक्टिनाइड्स। क्या कहलाते हैं, एक्टिनाइड। अब यहाँ पर देखो लैंथेनाइड संकुंचन, इसमें क्या होता है, लैंथेनाइड यानी परमाणु क्रमांक 57 से 71। यहाँ एक मज़ेदार चीज़ होती है लैंथेनाइड संकुचन। क्या होता है, लैंथेनाइड संकुचन। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं परमाणु का आकार धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। जैसे सर्दी में हम स्वेटर पहनकर दुबक जाते हैं वैसे ही। अब एक्टिनाइड्स और रेडिएशन की ताकत देखिए यहाँ पर। एक्टिनाइड जो परमाणु क्रमांक 89 से 103 यानी 89 से 103 तक होते हैं, ये खतरनाक भी हैं और बेहद ताकतवर भी। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो इतना अस्थिर होता है कि ये लगातार रेडिएशन छोड़ते हैं। इसी वजह से इनके आगे रेडिएशन का साइन बना है। ये रेडियोधर्मी होते हैं। एक्टिनाइड्स क्या होते हैं, रेडियोधर्मी होते हैं। अब एफ कक्षक की बनावट देखो, ये क्या है हमारा एफ कक्षक, इसकी बनावट देखिए। तो ये जो फूल जैसी स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक कहते हैं, एफ कक्षक कहते हैं। इसमें 14 इलेक्ट्रॉन रहने की जगह होती है। कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन रहने की जगह होती है और इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन बहुत अंदर जाकर इस एफ उपकोष में छुप जाता है। किसमें, इस एफ उपकोष में छुप जाता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं इन्हें, इसलिए हम इन्हें आंतरिक तत्व कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है, चलते हैं नेक्स्ट हम, क्या आता है लैंथेनाइड संकुंचन। सबसे पहले हम इसकी थ्योरी देखते हैं। क्या आता है, लैंथेनाइड
संकुचन। इसमें क्या होता है, एक अजीब सी सिकुड़न होती है। तो इस श्रेणी में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं इनका आकार थोड़ा थोड़ा सिकुड़ने लगता है, तो हम इसे कहते हैं लेंथेनाइन संकुचन। यहाँ पर अब कमाल की बात देखिए, जर्कोनियम और हाफनियम दोनों का साइज लगभग एक जैसा हो जाता है। तो इस श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर परमाणु के आकार में बहुत धीमी कमी आती है, जिसे लेंथेनाइन संकुचन कहते हैं। उदाहरण के लिए जिरकोनियम और हाफनियम, इन दोनों की त्रिज्या लगभग समान होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। यद्यपि इनकी जो मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था है वो +3 होती है, लेकिन कुछ तत्व अन्य अवस्थाएं भी दिखाते हैं, जैसे शीरियम। तो ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है, क्या +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी शो करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, रंगीन आयन। यहाँ पर क्या होता है, इनके यौगिक भी बड़े सुंदर रंग दिखाते हैं, जिसे नियोडीमियम जो होता है वो हल्का बैंगनी रंग का होता है, जो किसी की भी आंखों को भा जाए। तो इनके FF संक्रमण के कारण इनके अधिकांश यौगिक रंगीन होते हैं। उदाहरण के लिए Nd3 पॉजिटिव। तो नियोडीमियम आयन का रंग हल्का गुलाबी या फिर बैंगनी होता है। उसके बाद क्या आता है हमारा, रेडियोधर्मिता। इसकी रेडियोधर्मिता, F ब्लॉक के एक्टिनाइड श्रेणी के अधिकांश तत्व रेडियोधर्मी होते हैं, जिससे एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व इतने ताकतवर हैं कि इनमें रेडियोधर्मिता होती है, जैसे यूरेनियम और थोरियम। तो इनका नाम सुनते ही समझ आता है कि ये देश को बिजली या फिर परमाणु ऊर्जा देने की कितनी बड़ी शक्ति यानी कितनी बड़ी पावर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम और थोरियम, इन दोनों का उपयोग नाभिकीय ऊर्जा में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की क्लास? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।